Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now this is the barrier in front of you. Now to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. राइट? ये कहाँ मिलेगी? दिस इज द कॉमन सेंस. बट रिमेंबर, दिस कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल. राइट? बट दिस आवर एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हेयर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है? तो आप अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. Okay, so we're discussing PYQ 2022 of CSC, right? And we are on the 96th question. चलो इस 96 क्वेश्चन को डिकोड करते हैं और समझते हैं हाउ वी कैन गेट बेटर एट इट, और कैसे हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट? चलो माइंड को थोड़ा सा एक्टिव कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट. ओके, लेट अस रीड द क्वेश्चन. किस चीज़ के बारे में इट इज टॉकिंग अबाउट? व्हाट? द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल. ओके,
Which one of the following statements are correct regarding the Somnath temple? Ready हो ना? Ready हो? Read the question. Yes, sir. Yes, sir. I can't see you. Yes. So, which one of the following statements are correct regarding the Somnath temple? ठीक है? तो तीन statements दे रखी हैं and we have to look for what? We have to look for the correct statement over here. तीनों statements को देखो एक बार अच्छे से और try to analyze कि how we are doing with them. सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स. ठीक है. ओके. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बेरूनी. ओके. प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल यानी द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन. ऑप्शंस की अरेंजमेंट को देखो. लुक एट द ऑप्शंस अरेंजमेंट कि हाउ दे आर अरेंज्ड. ए. हाउ डू वी रीच ए? प्रीति. नॉलेज वाला पार्ट नहीं यार, ऐसे नहीं. इज देयर एनी इन पॉइंट? कोई ऐसी जगह है जहां से इस क्वेश्चन में एंट्री ली जा सकती है या किसी स्टेटमेंट को हम हमें लगता है कि वो ट्वीक हो सकती है, कोई और चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी. ब्रिंग अप दैट माइंड. Sir, President can do the inauguration. Sir. प्रेसिडेंट कैन डू बट व्हाट अबाउट एस राधा कृष्णन? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स. नहीं, वो तो द प्रेजेंट डे टेम्पल का इनॉग्रेशन की बात कर रहा है, तो इट कुड बी प्रेजेंट एट दैट टाइम. कोई और एनीथिंग एल्स? Fine. Any other point where you can take the entry or get into the question? Anything that could be thing. Ankita, 3 may be wrong. That is the question कि when we say कि यार ये चीज़ गलत हो सकती है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये होगी ना विद एवरीवन इज लाइक पीपल आर मोर अवेयर अबाउट द PYQs एंड दे लुक एट देम. उनको आंसर्स का पता होता है. तो कहीं ना तुम्हारा माइंड ना बायस्ड वे में वर्क कर रहा है. अभी भी तुम गिव अप नहीं कर पाए चीज़ों को. पता है SSB में जाके GTO जब देखता है कि ये लोग टास्क कर रहे हैं तो एक बात बोलता है कि बाबा जो कोचिंग में सीख के आए उसको साइड में रख दो. ठीक है. सर, तो अभी हाँ, यस एकता. इसमें जो फर्स्ट वाला है ना, ये तो कॉमन नॉलेज ही है कि सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, है ना। या जो सेकंड है उसमें लिखा हुआ है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट वाज गिवन बाय अल-बरूनी। अब ये स्टेटमेंट ना थोड़ी जेनरिक भी है कि मतलब हम कैसे नेगेट कर सकते हैं कि अल-बरूनी ने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। दूसरा एग्जैक्टली द इसमें पॉइंट. दूसरा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अ डिस्क्रिप्शन वाज गिवन, और कोई टेक्स्ट नहीं स्पेसिफाई कर रखा कि कहाँ पे दिया। तो इसको एग्जामिनर गलत नहीं बोल सकता किसी भी तरह से। परफेक्ट. और जो ये थर्ड स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन को रिप्लेस करने के उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब जितने भी प्रेसिडेंट आज तक हुए हैं उनमें से कोई भी नाम उठा के अगर हाँ रद्द हाँ करने के लिए स्टेटमेंट को। ठीक है. देखो, मैं अब थर्ड स्टेटमेंट के बारे में ये नहीं बताऊंगा कि प्रेसिडेंट एस राधा कृष्ण उसको कर रहे हैं. ठीक है. बट वॉज ही द डायरेक्टली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट या कहीं से चेंज वेंज होके कुछ फिर बने थे? हम्म. अरे. Sir, he was the vice president, and then देन द ठीक है. तो चलो ये एक सेकेंडरी नॉलेज होगी. सपोज मान नहीं है हमारे पास, छोड़ दे उस चीज़ को. मेरा वो पॉइंट है ही नहीं उस चीज़ के रिगार्डिंग. हाँ, ये वाला पॉइंट तुमने एकदम परफेक्ट इसमें पिकअप करा. इट कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, 12 में से वन ऑफ देम है. ठीक है.
सपोज यू विल कम अप विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि तुम्हें बाद में अभी जिस दिन तुम एग्जाम में बैठोगे ना उस दिन कैलकुलेट होगी कि आपकी जनरल जो नॉलेज है ना, कॉमन नॉलेज है, वो क्या है। आज कैलकुलेट नहीं होगी। तो आज तो तुम प्रैक्टिस में एक प्रकार से, ये वाला सेकंड वाला तुम्हारे लिए इनपुट का पॉइंट है, यहां से तुम्हें एंट्री मिलती है इस पर्टिकुलर जगह से। ठीक है। इट इज टॉकिंग अबाउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बिरूनी। अब मुझे एक पॉइंट ये बताओ कि सोमनाथ टेम्पल कब कैसे बना होगा, अल-बिरूनी कब कैसे आया होगा, उसने किस टेक्स्ट में इसके बारे में लिखा होगा। अब मैं तुम्हें इसको दूसरी तरफ से इसको सोच के देखो। इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए, इस स्टेटमेंट को सिर्फ गलत करने के लिए यू विल रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यस और नो, है ना। आर इज यूपीएससी आस्किंग यू टू डू दैट? यूपीएससी तुमको कह रहा है कि ये सब करना है? नहीं। अगर तुम लोगों का अगर इस पे ध्यान नहीं गया, एक दो का ही गया, तो इस स्टेटमेंट पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल-बिरूनी। बट नाउ एट दिस पॉइंट यू विल बी लाइक कि अगर हम इसको भी ठीक कर देते हैं, इसको भी ठीक कर देते हैं, तो व्हाट वी आर लैंडिंग विद, वी आर लैंडिंग विद ईदर ए और वी आर लैंडिंग विद ईदर डी। ठीक है। अब नाउ अंडरस्टैंड माय काउंटर पॉइंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आज तक जो देखा है ना, वो क्या है, एक पैटर्न तुम्हें दिखाई देगा। दैट पैटर्न विल बी लाइक कि एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट होगी जहां पर स्टूडेंट्स का ना सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। लाइक स्टूडेंट्स ने क्या पढ़ रखा है, अल-बिरूनी के बारे में सुन रखा होगा, सोमनाथ टेम्पल के, एंड दे विल कीप ऑन फोकसिंग हेयर ओनली, क्या ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है। बट वो वाली स्टेटमेंट ना सही की कैटेगरी में जाएगी। ठीक है। और जो उसके उससे दूसरी जो स्टेटमेंट होगी विच विल कंटेन सम काइंड ऑफ फैक्ट और समथिंग। ठीक है। एंड दैट इज समथिंग विच विल गो रॉन्ग। इस पैटर्न को जब बाकी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आई टेल यू कि देख कि सोमनाथ वाला एग्जांपल इसमें यूटिलाइज करके देखो। ठीक है। एंड you'll फाइंड कि इस टाइप की स्टेटमेंट्स जो हैं दे विल बेसिकली गो करेक्ट एंड दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट विल बेसिकली गो रॉन्ग। अदरवाइज टेल मी, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्योंकि देख क्वेश्चन नंबर देख 96 है। प्रेशर जानते हो कितना है दिमाग पर? इट हैज इंक्रीज्ड वे बियॉन्ड मेजर। हमारी पोटेंशियल से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यस और नो है? ठीक है। तो क्वेश्चन के लास्ट में आते आते ये चीज़ें रहेंगी, तब भी इस टाइप की स्टेटमेंट्स को तुम्हें क्या करना है। अब इस पॉइंट से हम सीखे क्या, हम ये सीखे हैं कि जब हमारे सामने कोई स्टेटमेंट है और उसको सही या गलत करने के लिए वी रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट समथिंग सस्टेनेबल इन द यूपीएससी प्रिपरेशन, तो दैट स्टेटमेंट विल गो राइट इन दैट मैनर। हमें क्योंकि उसको गलत प्रूव करने के लिए है नहीं हमारे पास रिक्वायर्ड नॉलेज। गेटिंग माई पॉइंट? हम्म। सो वो इसमें ठीक बताया, इस पर्टिकुलर चीज को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना। 97 पे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? ओके। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि हमारी बॉडी में बी टी ये सब सेल है, ए बी सी है। रेड, रेड का तो अंदाजा था। ठीक है। वाइट का अंदाजा था। अभी ये अल्फाबेट और एंट्री ले चुके हैं। ओके। बी सेल्स एंड टी सेल्स, तो मे हमारे लिए तो क्या है, एक्स एंड वाई। ठीक है। आई ऑलवेज कंसिडर, तुम यहाँ पर कुछ और भी लिख दोगे ना, कुछ और भी टर्म लिख दोगे, इट विल स्टिल बिकम एक्स एंड वाई फॉर मी, बिकॉज जो एक्स एंड वाई मेरे लिए वही बी और टी सेल्स है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया। यस और नो? हाँ। अरे सोचना है यार, सोचना है डन है, होगा, इसी पे ही होगा। ठीक है। अब इसको ऑप्शंस को पढ़ो, स्टेटमेंट बेस दे रखे हैं। स्टेटमेंट बेस पे क्या बताया था, फील गुड अबाउट इट, यू कैन सोल्व इट। ठीक है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। ठीक है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। ठीक है। देखते हैं। दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ओके। ये बॉडी के अंदर है, ये क्या है, बॉडी के अंदर है, रोल प्ले कर रहे हैं। तुमने आज तक कभी नेगेटिव रोल प्ले होता देखा ऐसी चीजों में?
नेगेटिव रोल प्ले होता देखा है? ये कैसा है? इस स्टेटमेंट के बारे में बोलोगे? वैसे सुबह सुबह अगली बार से 1 घंटा पहले भेजूंगा मैं, कि तुम धीरे धीरे एक्टिव हो जाओगे। नेगेटिव, ठीक है। दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, मतलब बॉडी में जलन वगैरह वो सब चीजें रहेंगी, बर्निंग सेंसेशंस होंगी। दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट्स इन द बॉडी। अब यहां पर भी इम्यूनो सप्रेसेंट्स का काम कर रहा है। अगेन व्हाट इट इज, इम्यूनो को इम्यूनिटी से रिलेटेड या किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सप्रेस की बात चल रही है, दबाने की बात चल रही है, रोकने की बात चल रही है। Again, what we are thinking, again towards the negative part. They protect the body from diseases caused by pathogens. Now what we are looking at, क्या ये दोनों नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? एंड दीज टू आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग द बॉडी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो रोल वर्ड यहां पर दे रखा है, ये इससे मैच कर रहा है, यस और नो? इज दिस पर्टिकुलर थिंग मैचिंग और नॉट? आगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में से मेरे को ये बताओ कि एक तो क्या है, हमारी बॉडी को एनवायरमेंट एलर्जन से प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा हमारी बॉडी इसको डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं जो पैथोजन से कोज्ड होती हैं। विच वन सीम्स टू बी मोर स्पेसिफिक इन नेचर? सर डी। ऑप्शन डी डी, सर। ठीक है। तो ऑप्शन डी सीम्स टू बी मोर स्पेसिफिक इन नेचर। तो अगर हमें यहाँ पर कोई एक ऐसा रोल प्रोवाइड कर रखा है, फर्स्ट दिस रोल विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस। यस, ठीक है, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेगा। ए, हाउ इट इज ए, उसको ओपन करके बैठो उसको। एक तो एनवायरनमेंट में सिर्फ एलर्जेंस की बात कर रहा है, सेकंड वन इज टॉकिंग अबाउट डिसीजेस विच आर कोज्ड बाय व्हाट, पैथोजेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आंसर मिलेगा ए या डी में से। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके। 98, कंसिडर द, एंड दिस इज व्हाट साइंस एंड टेक इज। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई पीपल रन बिहाइंड इट, साइंस एंड टेक कर लेंगे, जाओ कर लो। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, दे विल आस्क समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक और समथिंग विच इज़ अनकॉमन काइंड ऑफ थिंग। 98, अब देखो अगेन स्टेटमेंट बेट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस के अरेंजमेंट देख रहे हो? इट मीन्स वन इज डेफिनेटली रॉन्ग, यस, वन इज डेफिनेटली रॉन्ग। तो हाउ इट इज देयर, रीड द स्टेटमेंट्स 1 2 एंड 3, तीनों को एक बार रीड करो। लेट्स गो विद द 1 1। अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब सिर्फ ह्यूमंस बनाएंगे, नैनो पार्टिकल नेचर में खुद से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नहीं मतलब ह्यूमन बना देगा और नेचर के पास वो चीज नहीं है एक्सट्रीम स्टेटमेंट। है ना? नहीं, ह्यूमन मतलब क्या बना रहा है जो नेचर के पास नहीं है? बहुत ही वॉग स्टेटमेंट है सर। है ना, कि इट इज सेइंग कि नेचर के पास ना नैनो पार्टिकल्स नहीं है भाई, नेचर ने ना इसको बना रखा है। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट, हाँ ठीक है, तो नेचर ने ह्यूमंस को बना रखा है, तो नैनो पार्टिकल्स तो नेचर का इट्स लाइक लेफ्ट हैंड जॉब की। ठीक है, ये तो बना ही बना है ये चीज़, तो कहीं ना यू विल हैव डाउट ओवर दिस। बट देख अभी भी मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बार बार, कि जब मैं से फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के लास्ट तक जाता हूँ ना, आई कीप ऑन सेइंग कि ठीक है, देखते हैं, आते हैं वापस इस पे, चलो इस पे बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, ऐसे करके करते हैं ना इस चीज़ को। Yes, sir. तो ऐसा दिमाग ना बायस्ड नहीं होता इस चीज़ से। नहीं तो हम ये सोचते कि हाँ ये ठीक है, माइंड सेटअप हो जाएगा, नहीं अब तो ठीक है, सेकंड में कुछ और मिल गया तो। Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics. डालते भी हूं, ठीक है।
ह्यूमन जिन चीज़ों से बनाते हैं बाकी चीज़ें, तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या होती है। तो कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं। आई एम सेइंग 0.000000001% लिपस्टिक के अंदर मान लो कोई मेटेलिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, और वो दिखाई भी देता है, समथिंग वी पुट इट ऑन दिस चीक बोन, वो थोड़ा सा शाइन करने लगता है। मेटल्स की लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है। करो उन चीज़ों से कनेक्ट, ठीक है, चांसेस हैं ठीक होने के, है क्या नहीं? ओके। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस, ये तो बिल्कुल ठीक है। नैनो पार्टिकल्स जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, दे आर सो हार्मफुल फॉर ह्यूमंस। अब वो चाहे मैगी हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, दे ऑल आर इन द सेम कैटेगरी। दे आर सम, कुछ 1% पॉइंट हो सकता है हार्मफुल। तो ओके अगेन, और एक चीज नोटिस करोगे दैट दे बोथ आर ऑन द सेम स्ट्रक्चर। अब इस चीज को भी याद रखना, अगर दो सेंटेंसेस सेम स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑन द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो सही हो सकते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट वाला हमको इसमें रोंग लग रहा है, और एक तो रोंग करना ही करना था हमको इस पर्टिकुलर चीज में, और 2 और 3 का ग्रुप टाइप भी बन रहा है, तो वी विल ऑलवेज गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग, डी। ठीक है। वी डोंट रिक्वायर एनी प्रीवियस नॉलेज टू सोल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, ठीक है, देर इज दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ 25 to 30 questions which you will be knowing in the exam hall because you are having knowledge. अब ये याद रखना, बाकी की 30 to 40 की जो जर्नी है ना, वो तुम्हें इसी के भरोसे करनी है। एंड बिलीव मी, आई कैन सेंड यू सो मेनी नंबर ऑफ क्लिप्स, अगर तुम्हें उस बात का ट्रस्ट ना हो कि नहीं और किसी से पूछो, बहुत सारी चीज़ें यार, देयर नंबर ऑफ पीपल हु हैव सेड दिस, दे नो दिस, बस विश्वास करना उस पर कि हाँ ओके दिस इज हाउ वी आर गोना डू इट। डीएनए बार कोडिंग कैन बी अ टूल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो तुम माइक वाइक ऑन रखा करो, थोड़ा सा लाइवली सा रखा करो। क्लास से पहले ना मेरे रूम में एमिनम चलता रहता है, ऐसा लाइवली सा रहता है, फिर तुम्हारी एंट्री होती है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। वो 1 मिनट में इतने सारे वर्ड्स बोल रहे, तुम 1 मिनट में, 1 घंटे में एक बोलोगे। तो थोड़ा सा यार बोला करो उस चीज़ में ना, इंटरेक्ट करा करो। डीएनए बार कोडिंग के बारे में भाई, देखो मेरे को नहीं पता डीएनए बार कोडिंग के बारे में, ठीक है, तो मैं तो तुम्हारे बारे में ये मान, तुम्हें भी नहीं पता मान लो। कैन बी ए टूल टू, नाउ रीड द 3 स्टेटमेंट्स। फॉर्मेशन देखो ऑप्शंस की, अगेन यू कैन फाइंड समथिंग रॉन्ग इन वन Yes, ऑफ द sir. स्टेटमेंट्स। असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल, ओके, आते हैं कि डीएनए बार कोडिंग से हम असेस कर सकते हैं एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, ओके, जो स्पीसीज ना सेम सेम सी दिखाई देंगी, हम उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, बाहर से सेम दिख रही हैं चीजें, हाँ, 2 people में सीम अलाइक, दे सीम सिमिलर, एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा? सर ये तो डीएनए वगैरह से पता चल जाएगा ये वाली चीज, है ना। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड आ गया हमारे सामने, दैट प्रोसेस्ड फूड, अगर उसके अंदर कोई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट प्रेजेंट होगा ना, उस फूड के अंदर प्रेजेंट है, चाहे किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो। फिर वो सीआईडी और तुम क्राइम पेट्रोल वालों की तरह सोचो, वो ना क्राइम सीन के ऊपर कोई भी पार्ट ढूंढते रहेंगे, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ स्किन सेल्स, कुछ कुछ मिल जाए, हेयर मिल जाए, उनको कुछ भी मिल जाए, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट, ठीक है। तो वैसे ही ये वाली चीज है कि प्रोसेस फूड के अंदर अगर एनिमल और प्लांट पार्ट था, तो क्या होगा, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं,
नाउ यू विल थिंक यार एक स्टेटमेंट तो गलत होनी चाहिए थी, है क्या नहीं? देर इज वन स्टेटमेंट विच कुड बी रॉन्ग। अब वो तुम बताओगे वो कौन सी रॉन्ग हो सकती है, पहले ये बताओगे कि वो रॉन्ग क्यों हो सकती है। सर टेल मी। ऑप्शन नंबर थर्ड। हम्म। फर्स्ट क्या है बार इसमें? कोडिंग से किसी की एज पता करना, वो चीज हजम नहीं हो रही है। ओके, देखो, सर थर्ड। अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट को पता करना कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, ये फूड प्रोसेस्ड है, बन चुका है फूड, डब्बे में पैक हो चुका है। सर तो अब थर्ड ऑप्शन नाउ, का मीनिंग थर्ड समझ नहीं आया। मतलब प्रोसेस फूड मतलब जो हम खाते हैं उसका। हाँ, जो प्रोसेस फूड है, ठीक है, हाँ। फूड रो फूड नहीं है, इट इज प्रोसेस्ड। तो सर नाउ अब उसमें क्या? उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अब उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, अब उसके बिल्कुल 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 डीएनए लेवल पर चले जाओ, कुछ तो प्रेजेंट होगा उसके अंदर, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट। वी कैन आइडेंटिफाई इट। उस एनिमल का, उस प्लांट का कोई ना कोई तो डीएनए पार्ट होगा जो उस प्रोसेस फूड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज किस चीज से रिलेटेड है? ओके, ये चीज डीएनए से रिलेटेड है। व्हाट अबाउट दिस? दो स्पीसीज दे आर लुकिंग अलाइक, हमें उनको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हम बिल्कुल अगेन डीएनए लेवल पर चले जाएंगे, ठीक है। ये किस चीज के बारे में बात कर रही है? असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। अब एक सेकंड के लिए खुद इस चीज में सोच के देखो कि मान लो यू आर 18, ठीक है, एंड नाउ यू आर 20, फिर तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाएगा। हम्म। इवन इफ यू रीच द एज ऑफ 80, डीएनए तो नहीं बदल रहा ना, दैट स्टेज द सेम। मतलब इतनी नॉलेज है, या मतलब हम यहाँ पर भी इस लेवल पे भी काम नहीं कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? यस भाई, इतना तो आइडिया है हमको इस पर्टिकुलर चीज का कि डेथ वोंट चेंज। ये कहीं ना कहीं ये है जो हम असेस द एज करते हैं, तुमने वो किसी ने अभी लिखा भी था, इट इज मोर रिलेटेड टू द कार्बन डेटिंग टाइप वाले से रिलेटेड है, एज वगैरह पता करनी हो तो, यस सर। है ना। तो उस चीज से रिलेटेड है। यहाँ वो बात कर रहा है डीएनए की, डीएनए के साथ तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। डीएनए इज द लास्ट यूनिट, हम सेल के भी अंदर, हम न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर भी हम डीएनए के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। डीएनए का बस एक छोटा पार्ट, वो जीन वगैरह वो सब बचता है, वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इन दोनों को हम इजीली डीएनए से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमेशा थोड़ा सा काउंटर करके देखा करो, एक एग्जाम्पल की वे में काउंटर करके देखा करो। हैवंट टोल्ड यू अबाउट द एग्जाम्पल वन, कि असेस द एज करनी हो कि टुडे इट इज 18, टुमारो इट विल बी 19, देन इट विल बी 20, तो विल माई डीएनए बी चेंजिंग एवरी टाइम, ठीक है। तो अगर मेरा डीएनए चेंज नहीं हो रहा है तो मेरी एज को एसेस कैसे कर पाओगे डीएनए बार कोडिंग से? ठीक है। अब एक चीज सुनो, इस क्वेश्चन का हार्डनेस लेवल, मतलब जो हार्ड लेवल है ना, वो इतना ज्यादा चेंज हो जाता अगर मैं यहां पर सिर्फ 1 2 एंड 3 लिख देता तो। ये नहीं होता था, इसीलिए सोल्व तुम इन दो के अंदर ना फिक्सअप होके रह जाते। गेटिंग माई पॉइंट? हमेशा यस। याद रखना कि दिस ऑप्शन अरेंजमेंट इज नॉट समथिंग विच इज रैंडम बाबा, इट इज नॉट रैंडम। इसमें उतना ही दिमाग लगता है, ठीक है, जितना क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में लगता है। इट्स अ ब्लेसिंग, आई होप यू विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट। द 100th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार कुछ चीजें दे रखी हैं, एक्सेस ऑफ विच, एक्सेस ज्यादा अमाउंट में, अबव इन द एनवायरमेंट कोजेज एसिड रेन, किसके ज्यादा प्रेजेंट होने से वी विल हैव व्हाट? एसिड रेन। अरे ये तो बहुत पहले, मतलब ईवीएस में तो आता होगा ये वाली चीज ना। सर सर 2 and 4। ओजोन विल नॉट डू। हम्म। सर जस्ट इट, सर इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता है सर, एसिड रेन में तो नहीं होता। एंड देन सेम गोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड।
ओके, वी नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स, ठीक है। नंबर वन, इट इज पॉइजनस इन नेचर, इट इज पॉइजनस इन नेचर, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। जहां कार्बन मोनोऑक्साइड है वहां से तुमको निकलना है, स्टेटमेंट से भी और जगह से भी, ठीक है। नंबर वन थिंग, एसिड रेन बहुत पुराना है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग, मैं इसको कॉमन नॉलेज में ही कंसिडर करूंगा इस वाली चीज को, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से इसकी लेयर ही चेंज हो जाती है। रेन कहाँ हो रही है? एटमॉस्फेयर की तो लेयर्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। वेदर फिनोमिनन कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में, हम्म एटमॉस्फेयर, ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फियर। Stratosphere. एटमॉस्फेयर। एरिया ही बदल चुका है, ठीक है। तो वो वाली चीज इसको कोज करेगी, ठीक है। एंड यस यस अंकिता, इट इज बी। तो मोस्टली आंसर से पहले हमको क्या देखना है, वी हैव टू सी कि क्वेश्चन अगर बिल्कुल ही कॉमन सेंस का है। अब इस वालों में से दिस वन, ठीक है, टू, थ्री एंड दिस वन, तो पांच में से चार क्वेश्चन ना वर बेस्ड ऑन सम ऑफ द कॉमन सेंस, ठीक है, एंड बाकी द टिप्स एंड ट्रिक्स। ये इसका रेशियो है, ठीक है। मूव टू 22। सर, यस दास। सर जो 100 वाला लास्ट क्वेश्चन था वो तो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ। तो सर जो 96 वाला क्वेश्चन है तो वो भी हम्म नॉलेज बेस्ड है मतलब। उसमें सेमी नॉलेज है और सेमी पैटर्न है। अच्छा। कहाँ गए दास? हेलो। अच्छा हाँ, गॉट इट। ओके, मूव टू 21। या तो तुम्हारे पास पीडीएफ है और यू आर हैविंग द प्रिंटेड दीज क्वेश्चंस। वी आर मूविंग टू 21 विच इज द पार्ट ए, तो गेट ऑन विद दैट। गॉट इट? चलो, यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन। अरे चमक गई किस्मत तुम्हारी, इजी पूछ रहा हूँ। Question 1 is about the governor of RBI is appointed by the central government, ठीक है। ओके, रिमेंबर वी डोंट नो, ठीक है। वो वाला एंगल ब्रेक डाउन नहीं करना है, वो वाला एंगल ब्रेक डाउन नहीं करना है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम टेलिंग यू वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, ठीक है। यू फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन कि अगर ये नहीं होगा तो मैं यहाँ किसका नाम लिखूंगा? हाँ, सर इफ आई इस रिप्लेस ऑप्शन दिस में भी सेंट्रल, ये डायमेंशन मेंटेन करना पड़ेगा। क्या चीज? इस ऑप्शन में भी वो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ब्रेक डाउन करने का वो प्रोसेस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है। आई डू थिंक कि ये ऑब्वियस है, बट स्टिल यू आर गोइंग विद कि ठीक है, एक बार इसको देख। वो जो 25 to 30 क्वेश्चन तुम नॉलेज बेस्ड करोगे ना, उसमें देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ 99.9%, एंड टू मेंटेन सच एन एक्यूरेसी, ठीक है, यू ऑलवेज नीड टू काउंटर योर सेल्फ। बिकॉज कई बार हम स्टेटमेंट्स को देख के दास, जब हम ऐसे स्टेटमेंट्स को देखते हैं एंड वी नो समथिंग, वी आर सो एक्साइटेड एंड सो मच ब्लड रशेस टू आवर ऑर्गन्स दैट वी इवन फील दैट वेयर वी आर, ठीक है। दस द माइंड मेकिंग द मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स जिनको बोलते हैं। सिली मिस्टेक्स कभी है ना, जो क्वेश्चन तुमको नहीं आते ना उनमें नहीं होती कभी भी, देखा तुमने ये बात? सिली Yes. मिस्टेक उसमें होती है जो तुम्हें आते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ब्लड रश विच इज गोइंग, अरे ये मेरे को आता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाली चीज फंक्शन करती है। सेकंड स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वर्ड ना, दिस वर्ड इन योर पेपर शुड बी योर इन योर हाईलाइटेड एरिया। इस पे तुम्हें हमेशा एम्फसाइज रखना है,
ठीक है, of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Okay, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में. The governor of the RBI draws his powers from the RBI Act. Now out of these three statements, हेलो, ये तो आज तो आसान आ गया. Now who can take this guarantee कि कल भी आसान आएगा? नहीं है ना? ठीक है, बट इन इस जैसी स्टेटमेंट्स की गारंटी होती है. लुक एट द स्टेटमेंट. हाँ, द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रोज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट. अरे बाबा, आरबीआई की अगर गवर्नर की पावर अगर आरबीआई एक्ट से नहीं आएगी तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से आएगी. मतलब वेर इट इज कमिंग फ्रॉम. ठीक है, और उसने ये भी नहीं बोला कि सारी पावर्स वहां से आ रही है ना. उसने बोला उसकी पावर्स वहां से आ रही हैं. ओके, जनरल है, दैट्स व्हाई इट इज सेड द जनरल स्टेटमेंट. ठीक है, वी आर गोइंग विथ 3. ठीक है, या तो कोई चीज सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या प्रेसिडेंट होता है. अब प्रेसिडेंट की अपॉइंट जो प्रेसिडेंट जो चीज़ों को अपॉइंट करता है, जो भी करता है उन चीज़ों को, दे आर मोस्टली रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. उनके साथ डील करता है वो. ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो पूरा हेड बना रखा है उस चीज़ को, तो वहां से थोड़ा उन चीज़ों को रिलेट करना है. तब जाके यू विल बी थिंकिंग अबाउट फर्स्ट टू बी द करेक्ट वन. गेटिंग माई पॉइंट. सेकेंड वाले को देखो. सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई. कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट पावर किसको दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. रिगार्डिंग किसके? आरबीआई के. कॉन्स्टिट्यूशन इज वे टू जनरल इन नेचर. ये बात याद रखना, इट इज वे टू जनरल इन नेचर. बहुत ज्यादा जनरल है वो. ठीक है, वो इस टाइप की इतनी डिटेल्ड प्रोविजंस को कभी ड्रॉ नहीं करेगा कि ये उसके साथ ऐसे कर सकता है, वो उसके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ जरूर वो ये चीज करता है. तो इफ एनी स्टेटमेंट इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ इट्स पार्ट, अगर कोई इसमें वर्ड लिख रखा है, तो आई नीड यू टू बी वेरी अटेंटिव इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. रिपीट होगी ये वाली चीज, तो आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस. सेकंड में भी रॉन्ग. ठीक है, और खासकर इस चीज का, उसने गेम है ना पहली बार नहीं खेला है, ऐसा मत सोचना कि ये गेम पहली बार है. ये आरबीआई और कॉन्स्टिट्यूशन वाला वो ये पहले कर चुका है इस चीज को. तो आगे थोड़ा सा याद रखना है इसको. विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हाँ, ये आएगा मजा क्वेश्चन में. 1, 2 एंड 3 ऑप्शंस की अरेंजमेंट. ओके, वी नो अबाउट दिस अरेंजमेंट. ठीक है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन में? रोंग होगा. दास डोंट गो देयर ना. either you are going with the mindset और यू आर गोइंग विद कॉमन सेंस और यू आर गोइंग विद नॉलेज. दो फैक्टर्स पकड़ रखे हैं हमने इस वाले लेक्चर्स में. माइंडसेट प्लस कॉमन सेंस. नॉलेज वाला पार्ट देर इज जस्ट सिंगल पीडीएफ, रीड करना है, आ जाएगा, 1 to 1 डन. डोंट थिंक अबाउट इट. ठीक है, अभी तो बिल्कुल माइंडसेट पे फॉलो करो. आई एम नॉट इवन सेइंग पेन को जब चलाओ जब हमें कोई लिखना हो. इसको बताओ, इसको बताओ. दिस विल ब्रेक योर माइंड अ लिटिल बिट. सर ऑल कैजुअल वर्कर्स कैन बी इंटाइट, मतलब सर सही लग रहा है कि सर सारे तो होंगे ही उसके अंदर, ईपीएफ के अंदर. ओके, व्हाट एल्स? ऐसे नहीं प्रीति, डोंट डू दिस ना. डोंट गो थ्रू द आंसर्स, जस्ट थिंक अबाउट कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है. तुझे बायस्ड कैसे हो सकते हैं यार? कैन यू लीव दैट biasness out of it. All casual workers are entitled for employees provident fund coverage. This is one statement. तुम्हें कुछ बताए थे, तुम फर्स्ट को रीड करते हो फिर आगे नहीं आता कि ठीक है देखते हैं कि सारे के सारे कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का जो है, प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, उनको कवरेज मिल रहा है. ठीक है,
all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के व्हाट इज द थिंग दैट इज कमिंग इन योर माइंड? ओनली थ्रू बैंक्स वाले का सर लेबर लॉज की बात आती है इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देख के। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू है एक्चुअली, लाइक ईपीएफ कवरेज जो है, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है गिग इकोनॉमी को, यही हम बात करते रहते हैं मीम्स में हर टाइम। तो दैट इज व्हाई इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी सस्पिशियस है कि इंटाइटलमेंट नहीं है ईपीएफओ का। ओके, अगर मान लो ईपीएफओ का नहीं, मान लो अगर पता है, मैं मान के चलता हूँ नहीं पता है, सेकंड स्टेटमेंट तुम्हें एक नेचुरल राइट नजर आ रही है? यस सर। नहीं मतलब तुम कोई भी लॉ लेकर आ जाओ, इज देयर एनी लॉ विच कैन टेल यू कि तुम्हें ओवर टाइम पेमेंट नहीं मिलेगी? ओवर टाइम काम करा है ना, तो पेमेंट भी मिले। फर्स्ट टू सेकंड डन, बिल्कुल, देर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट इट। रेगुलर वर्किंग आवर्स हो गए, क्योंकि अगर रेगुलर वर्किंग आवर्स नहीं हो ना, देन वी मे कॉल आवरसेल्व्स द ब्रिटिश इंडिया एज वेल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ, रेगुलर वर्किंग आवर्स होंगे, कैजुअल हैं तो क्या जान रहे हो कि क्या? जीना है, घर है, सारी चीजें हैं, हर चीज को लेके। ओके, तो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग यू विल फाइंड कि यार ये तो एक नेचुरल राइट से वाली बात कर रहा है, इसमें ऑल नन सम इसका कोई रोल ही प्ले नहीं हो रहा। ये ऑल नन सम ये जो रोल प्ले होता है ना, ये इससे थोड़ा सा पहले होता था कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग पे भी जो है फोकस करना है। The government can, by a notification, specify that an establishment shall pay wages only through its bank. The government can, by notification, the government by notification and order can throw you into jail, even if you are the most, the best person available on this planet. Making sense? Yes or no? कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। ये गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो तुम बताओ, तुम्हारे ऑर्डर नोटिफिकेशन से करते हैं इस काम को? ठीक है, गवर्नमेंट जब कह रही है कि अब मैं नोटिफिकेशन पास कर दूंगा एंड स्पेसिफाई दैट कि कोई भी एक एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, पहले तो जो वो गवर्नमेंट कह रही है वो बात कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ठीक लग रही है। वेजेस रोक तो नहीं रही ना, इट इज नॉट आस्किंग ना कि तुम इसको वेजेस नहीं दोगे, इट इज आस्किंग कि बैंक अकाउंट से दो, तो इट मीन्स इट इज इंक्लूसिव। हाँ, बहुत बढ़िया बात है ये चीज। कैन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री, ज्यादातर ऐसा कैसे होता है कि जिस भी इंडस्ट्री में या जिस भी एस्टेब्लिशमेंट 10 और मोर देन 10 पीपल मान लो काम कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट कल को ये बोल दे कि भाई आप कल से ना आपके हर उसकी जो वेजेस है वो बैंक अकाउंट के थ्रू जाएगी। हाँ भाई जाएगी, भेज देंगे हम इस चीज को। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज, सभी को प्रोविडेंट फंड दे देंगे। नाउ दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ अ, इसको तुम एक्स्ट्रा बोनस की तरह समझो प्रोविडेंट फंड को। ठीक है, बट वन थिंग दैट यू विल बी श्योर अबाउट इज, नहीं पता मान लो, आई विल गो विद यू, तुम्हें नहीं पता, तुम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे वन को, बट ये तो फाइंड आउट कर सकते हो ना कि 2 और 3 सही है, कर सकते हो ना? और इतनी बड़ी 2 and 3 आ जाना बिकॉज ट्राई टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। यस, वो ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आ रहा है, प्लस वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। 2 and 3 अगर ठीक होंगे तो मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा, एंड आई डिडक्ट दीज 2। ठीक है, आई डिडक्ट दीज 2 एंड देन उसको जब दोबारा एक बार रीड करोगे या बाद में कभी तुम्हारे सामने आएगा, देन यू लाइक यार प्रोविडेंट फंड है ना, इज समथिंग समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा। ठीक है, अलग से है वो चीज, वो नॉर्मल वो वेजेस की तरह काम नहीं करता प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ 2 और 3 पे फोकस रहेगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। थर्ड स्टेट
third statement, question, third question. Which one of the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन हो गया तो बेसिकली क्या समझते हो इस बात से? इकोनॉमी सर ऊपर गई है मार्केट नीचे गई? में पैसे नहीं है। नीचे भी वो तो सारी चीज छोड़ डिमांड दो। नहीं है मार्केट मतलब इकोनॉमी ऊपर गई है नीचे गई है? नीचे सर। नीचे नीचे गई है नीचे सर। गई। ठीक है, बस इतने मतलब 1 2 3 पे याद है। विनर, नो ड्राइंग्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, पूरी इकोनॉमी नीचे गई है। ठीक है, कट कौन सा स्टेप मोस्ट लाइकली टू बी टेकन? आज अगर इकोनॉमी नीचे चली जाए क्या स्टेप लिया जाएगा? ठीक है, कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो पहले ये बोल रहा है टैक्स रेट को कम कर देंगे। टैक्स रेट को उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, देखते हैं, आते हैं इस पे भी। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होंगे उन पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर। हाउ वी, अगर एक्सपेंडिचर हम इन पे इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल डिमांड हैपन? डिमांड जब जनरेट होगी। पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे जब हम वो कर देंगे तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, यस और नो? हाँ, यस देन सर। देयर विल बी वेजेस विच पीपल विल बी गेटिंग। जब ये वेजेस आएंगी लोगों के पास तब जाके डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये ऐसे यहां से सर्कल शुरू हो रहा है ना पूरा का पूरा। ठीक है, तो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे कर दिया। इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, यहां पर टैक्स रेट को वो इंक्रीज कर रहा है और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रहा है। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। नाउ कैन यू सी दीज टू बीइंग ग्रुप टुगेदर? है ना? वन इज टॉकिंग अबाउट द टैक्स रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट, अदर्स आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक प्रोजेक्ट। एक चीज तो ये समझ में आ गई कि अगर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स अगर हम कम कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? अगर ये कर देंगे तो ये तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। वैसे डिमांड है नहीं, पैसा है नहीं वैसे। पब्लिक प्रोजेक्ट्स आप शुरू मत करना। ठीक है, प्राइवेट वैसे काम नहीं करेगा तो फिर होगा कैसे? डोंट यू थिंक थिंग्स विल कम टू स्टैंड स्टिल बेसिकली रिगार्डिंग दिस थिंग? तो जब हम बी और डी की बात कर रहे हैं तो विच वन वी विल बी गोइंग विद? सर बी बी सर। है ना, पब्लिक तो हम प्रोजेक्ट्स। उसके साथ जाना ज़्यादा बेटर करेंगे। अब ये भी देख लो कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करें या फिर ये इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन करें। पब्लिक प्रोजेक्ट्स। नहीं मतलब आप कह रहे हो कट इन टैक्स रेट कर दो, नहीं है क्या मतलब? टैक्स रेट रेट है वो रेट किसी चीज पर लग रहा है, वही तो जीरो हो रखा है। तुम इस रेट को, यार मैं कह रहा हूं इसको तुमने 0% कर दिया, इसको 10% कर दिया, 2% कर दिया, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इनकम टैक्स से फर्क उसको पड़ता है ना जिसकी इनकम होती है। हाँ, वो चिंता करता है कि वो ये बढ़ गया, वो ये कम हो गया, मजे आ गए, ऐसा हो गया, वैसे हो गया। ऐसा इनकम ही नहीं है, बता क्या करेंगे इस चीज का? तुम ध्यान देते हैं इन रेट्स पे? अगर मान लो तुम्हारे पास इनकम नहीं है उस पर्टिकुलर चीज में, यू आर नॉट इवन पेइंग अटेंशन टू दैट थिंग, फिर वो देखो याद करो, न्यूट्रल एटीट्यूड आ जाता है। यू डोंट केयर अबाउट दैट थिंग ना, ना तुमको उसकी नॉलेज है ना वो तुमसे रिलेटेड है। ठीक है, तो यू वोंट बी थिंकिंग इवन थिंकिंग अबाउट इट। हाँ, पैसा नहीं है तो तुम एम्प्लॉयमेंट की जरूर सोचोगे। थोड़ा एक लेवल अप थिंकिंग से सोचा जा सकता है, बट दिस इज नॉट समथिंग कि ड्रॉप करने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, देन वी हैव व्हाट, क्वेश्चन नंबर 4। इसको एक बार रीड करो। अरेंजमेंट कैसी है, करेक्ट पूछ रखा है, एंड इट इज आस्किंग कि 3 ठीक हो सकते हैं, मैक्स 3 ठीक हो सकते हैं, तो इट मीन्स 1 इज डेफिनेटली रॉन्ग। फाइंड द ब्लैक sheep out and give me the reason why it is. सर फर्स्ट तो ठीक है।
Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase. मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान दो भाई। हेलो याशु, सोच, ये गुड दे रखा है ना, सबसे पहले इस गुड को सोच लो। थिंक अबाउट एन एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ हो। ब्रेड सर। ब्रेड ले लिया, ओके, आ गया ब्रेड आ गया। दो चाय बनवा ले, फिर बात करते हैं आगे। बोलो। टी एंड कॉफी, देख अभी प्रीति नहीं यूज करना दिमाग। दो चीजें तो बात ही नहीं करी थी, गुड की बात करी थी। अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, बाकी सब कुछ एक जगह पर रोक दो और तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पर होना चाहिए, ठीक है। हु सेड द फेमस दिस पर्टिकुलर लाइन, लेट देम हैव केक। सर मेरी एंटोनेट। आ ग्रेट मैन, समवन अबाउट इट। कब हुआ था ये बात? सर फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम। French Revolution, During the French Revolution, the people were not having, the food, ठीक है, तो so if they ब्रेड नहीं don't था have बिल्कुल bread, भी। give them the cake. हाँ, ब्रेड बिल्कुल नहीं था, तो everyone was running on the streets and everything, and the that queen, that she was so dumb, she said कि अगर ब्रेड नहीं है तो फिर केक खा लेंगे ना, ठीक है, नॉट इवन नोइंग कि केक का मेजर इंग्रेडिएंट ब्रेड है, ठीक है, सिला कि दूसरा कर लो। बात मैडम की ठीक थी, ठीक है। तो वो इग्नोरेंस, वेलफेयरिज्म, इन सब टॉपिक्स पे ना ये लाइन बहुत यूज़ होती है, तो एक बार उसको साइड में कहीं स्क्रिबल कर लो, मैंने इंटरनेट की इस लाइन को, लेट देम हैव केक, और उसको कभी ऐसे में उसकी स्टार्टिंग करना, अगर ऐसे इग्नोरेंस के बारे में है तो, ठीक है, इग्नोर मत करना इस बात को। ओके, ब्रेड ले लिया। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड गुड माइट इंक्रीज, इसकी डिमांड इंक्रीज होगी ब्रेड की, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कब होगा? ब्रेड की डिमांड कब हो जाएगी? प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, ठीक है। या तो मान लो क्या बना है ब्रेड का सब्स्टिट्यूट, क्या ले सकते हो तुम? चलो एक सेकंड के लिए हम वैसे लेते हैं कि सम पीपल वुड लाइक टू हैव ब्रेड, या फिर दे वुड लाइक टू हैव बिस्किट्स, ठीक है, ऐसे करके देख लो इस चीज़ को, ठीक है। प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, इसके पैसे बढ़ गए, तो अब तुम क्या खरीदोगे? ब्रेड ही ब्रेड। खरीदो, ठीक है। प्राइस ऑफ इट्स कंपोनेंट इंक्रीजेस, अगर ब्रेड के जो कंपोनेंट हैं, होल ग्रेन है, व्हीट है, सर सर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है सर। कॉम्प्लीमेंट है सर। कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, जो मतलब इसके साथ खाए जाते हैं, इसे देख लो, फिर आई एम पेइंग अटेंशन। ओके, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट? बटर सर। बटर जैम। तो अगर Milk, बटर का, हाँ और क्या बोला milk, sir. है? Milk. अच्छा मिल्क, ओके। तो ठीक है, मान लो बटर है, जैम है, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे ना तुमने, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये वर्ड्स वहां से प्ले किए जा सकते हैं। तो अगर वो कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्या? हम्म, डिक्रीज हुई। नो Sir, सर। decrease हो तुम ये जाएगी sir. सोचोगे यार जैम तो खरीदा नहीं जा सकता, हम सूखे bread क्या ब्रेड का खा के मैं खाएंगे? करूंगा क्या? हम्म ठीक है, तो you'll be like this. थर्ड, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज होगी तो आप इंफीरियर गुड की तरफ जाओगे या सुपीरियर गुड क्वालिटी उसकी तरफ जाओगे? Superior sir. थोड़ा सा पैसा अगर मतलब जॉब लग जाए, तो जब से पैसा हाथ में आया है, हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल गोइंग विद द वाइट ब्रेड और द ब्राउन ब्रेड? है, सम पीपल हैव नो आइडिया इवन कि वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में डिफरेंस क्या है, बट व्हाट दे वांट इज ब्राउन ब्रेड लेकर आना। क्यों लेकर आना? नहीं, नहीं। फोर्थ वन, ज्यादा अच्छी रहती है. सर क्या एक, डिफरेंस है? कोई Color, डिफरेंस नहीं है भाई, color. ठीक है, सही खेल रहा है। हाँ, कैपिटलिज्म हमारे साथ। इट प्राइस फॉल्स, अगर किसी चीज का प्राइस फॉल हो जाएगा तो
ठीक है, उसकी क्वालिटी के साथ इसने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज सेइंग अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, अगर सिर्फ प्राइस फॉल करेगा और क्वालिटी पे कोई भी डाउट नहीं आया है, तो यूल स्टार्ट बाइंग इट, यूल बाय इट मोर। तो ऐसे करके इसका हमारा आंसर निकलेगा। इसमें सिर्फ पॉइंट ये था कि वेन एवर यू आर गोइंग विद दिस दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड इफ देर इज समथिंग गिवन लाइक दिस, देन गो विद द एग्जांपल्स एंड थिंक अबाउट इट देन। देखो हैंड इन हैंड कॉम्प्लीमेंट्री वाले। तो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री वाले में अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा? समझ गए ना तुम क्वेश्चन को? डू डिमांड आई नीड टू एक्सप्लेन डिक्रीज। मोर? ओके, तो आई Yeah. थिंक यू गॉट द बेसिक आइडिया कि क्या होगा उसके साथ, तो अपने आंसर तक हम पहुंच जाएंगे वैसे भी। फिफ्थ, with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statement. हम्म एक बार भी ये नहीं कि सब ऑप्शन का वो दिखा दो, ये करेक्ट दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, ये थोड़ा सा न्यू सा अरेंजमेंट नजर आ रहा है हमको। नॉर्मल तो नहीं है ना? यस सर, नो? यस सर। यस सर। बताओ भाई, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, नंबर वन, they are supervised and regulated by local boards set up by the state governments. Right देखिए इस statement. वाले पार्ट में ना, जब इस क्वेश्चन को कर रहा था तो लुकिंग एट दिस टेक्स्ट अराउंड में, ठीक है, एक सेकंड में वर्ड जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि माइंड है ना, लेटर्स को रीड नहीं करता, इट जस्ट हैव अ ग्लैंस ऑफ द थिंग्स। मैं इस, चलो ये गलती अच्छी होगी, इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, ठीक है, इसको इस सेंस में हम लेते हैं कि यार अगर वहां पर कुछ भी देर के लिए फोकस हट गया, तो जैसे अभी तुम यहाँ प्रेजेंट थे, हाँ नहीं नहीं गलती करते गलती कर, इट इज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वहां पर तुम्हारे सर पे कौन होगा? हम्म तो यू रिक्वायर 100% फोकस ओवर देयर। जब स्टेटमेंट्स को पढ़ते हो तो ऐसे रोक रोक के छोटे छोटे बिल्कुल आराम से ऐसे विद पेन और फिंगर उसको रीड करा करो। ओके, क्या लगता है अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या सोचना चाहिए, व्हाट शुड वी थिंक अबाउट? हम्म अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में तो स्टेट गवर्नमेंट ही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सारे अर्बन को रेगुलेट। ओके, सर सुपरवाइज कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट तो हायर बॉडी करेगी। लोकल बोर्ड्स कर रहा है, और ये लोकल बोर्ड्स को स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, ठीक है, ये एक चीज हो गया इस वाले में। सेकंड स्टेटमेंट को करो, फिर विल कम टू थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन प्रीवियस क्वेश्चन। यस, थर्ड वाले इनकरेक्ट है, 1 और 4 करेक्ट है ना उसमें सिर्फ। सर थर्ड वाली जनरल लग रही है कि हो सकता है सही है। थर्ड वाली जनरल लग रही है। मतलब सर कि इतना कौन पढ़ेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और अमेंडमेंट उसका। ओके, ठीक है, Second is also like something that we can go ahead with. दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, ठीक है, कोई भी टाइप का कोई पर्टिकुलर बैंक है, थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, इक्विटी शेयर्स दे दिए, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, वो शेयर्स के भी अंदर एंट्री ले चुका है ना? Hmm. ऐसा क्वेश्चन देखा था अभी तक? नहीं देखा? नो थोड़ी सर। देर पहले करके आए हो, जिसमें अल्बेरेनी वाला क्वेश्चन नहीं था? Yes sir, सोमनाथ टेम्पल वाला। सोमनाथ टेम्पल वाला अल्बेरेनी का? कहाँ नशे की गोलियां खाकर बैठे हो यार, अब भी करके आए हो उस चीज को, तो इस चीज हाँ को सर, समझो। 96 वाला जो क्वेश्चन था। हाँ, देख, पता अब दास को नंबर भी याद है। मेरी मेरी बात समझो कि गोइंग इवन इनटू द शेयर, मेरा फोकस सिर्फ इस बात पर है, ठीक है,
बैंकिंग के बारे में पता कर लो, वो तो समझ में भी आ जाएगा। तुम शेयर के भी अंदर एंट्री ले रहे हो, तो दैट इज समथिंग विच इज वे मोर कॉम्प्लेक्स। तो विल द यूपीएससी वांट अस टू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? नो। वो सोच रहा है इस स्टेटमेंट के बारे में मत सोचो, इसको आंख बंद करके सही करके आगे और पढ़ो और स्टेटमेंट। ये क्या ये तुम्हारा फोकस एरिया बनेगा? नो सर। विल दिस बिकम योर फोकस एरिया? नो, इट वोंट बिकम योर फोकस एरिया। नाउ थिंक अबाउट इट कि इस चीज में क्या हो सकता है। They were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू आया, थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। क्या ये भी हमको पता होगा इस चीज के बारे में? वी वोंट इवन हैव आइडिया ऑफ इट। फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीजें दे रखी हैं जहां हम थोड़ा सा चीजों के बारे में ना वी कैन टॉक अबाउट इट, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उसके बारे में बात करो और बताओ मुझे कि व्हाट कैन यू थिंक अबाउट इट। यस, एनीवन हु कैन फाइंड दिस। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है। सर बैंक तो सर हम्म सेंटर लिस्ट में आता है। चलो ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, किस बारे इंफॉर्मेशन में? ओवरलोड बोल सकते हैं स्टेटमेंट में, फर्स्ट में। फिर एक तो वो फिर इस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी अगर हम बट सर इस ऑप्शंस, अगर हम ऑप्शंस देखें ना, तो अगर हम्म मान लो मैंने सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट कर दी, ठीक है, हम्म, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है थर्ड को गलत करने का। सेकंड के साथ थर्ड तो हमेशा सही होएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नाउ यू आर कमिंग। तुमको इतनी बार मैंने मतलब जैसे ही क्वेश्चन शुरू हुआ ना, मैं तुमको 2 बार चिल्ला के बोला, मगर ये अलग है ना, ये अलग है ना। मैंने बोला कि हाँ अलग है, आगे बताओ आगे बताओ। इफ देर इज अ अब बस चेंज्ड पैटर्न ऑफ द ऑप्शंस ना, तो यू बेटर पे अटेंशन टू इट। ठीक है? अगर ऑप्शन की अरेंजमेंट का जो पैटर्न है, अगर वो थोड़ा बहुत भी उन्होंने चेंज कर दिया, तो व्हाट इज इट इज सेइंग टू यू? इट इज सेइंग पे अटेंशन। यस एकता, कंटिन्यू नाउ। अब बस फर्स्ट स्टेटमेंट को ही देखना है, हमें डिसाइड करना है कि वो सही होगी या गलत। बस कैन इट बी इज द पुट इट इन इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली कैटेगरी। हो सकता है, बट इंफॉर्मेशन ओवरलोड से ज़्यादा एक जो चीज़ दूसरी काम करेगी ना, वो ये काम करेगी कि स्टेटमेंट को ट्वीक करने की जो परसेंटेज है ना, वो एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पर। हम्म। Whether it is supervised, it is regulated by local boards। ठीक है? सर इसमें वो हमें थोड़ा हाँ सा बोलो। बैकग्राउंड नॉलेज भी काम आ सकती है ना। जैसे हमें ऑलरेडी अगर थोड़ा सा भी हमने इकोनॉमी पढ़ा है तो वी नो कि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम्स और ये सब हुए हैं पीएमसी में, और हम्म इस तरह के जो साउथ इंडियन बैंक्स थे कोऑपरेटिव। तो हम्म डेफिनेटली कोई हायर बॉडी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे, नहीं तो लोकल बोर्ड्स तो अगेन वो करप्शन और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होके उसको इस चीज को कभी सॉल्व ही नहीं होने देंगे जो कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस चल रहा है। तो ठीक है। दैट्स व्हाई। पॉइंट ठीक है। यहाँ पर क्या है, तुम एक चीज़ को समझना कि ये एक बैंक है। ठीक है? ये एक बैंक है। वो सुपरवाइज्ड हो रहा है, वो रेगुलेट हो रहा है किसके द्वारा? एक लोकल बोर्ड के द्वारा। ये लोकल बोर्ड बनाया किसने है? ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाया। ठीक है? तो दिस इज समथिंग विच इज विच इज लुकिंग लाइक कि ये एक तरफ आरबीआई है, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है? ये एक तरफ हो गया एंड ये दूसरी तरफ अपना काम करने लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट यू विल बी हैविंग एनी आइडिया, मैं बस ये कह रहा हूँ अब आई स्टिल स्टे विद माई द फर्स्ट दैट थिंग। इस स्टेटमेंट को ट्वीक करने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एग्जामिनर इजीली ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है? जहां पर टर्म्स जो होंगे, अगर वो टर्म्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स अगर हो गए, तो मान के चलना वो ठीक होने वाला है। जहां पर टर्म्स थोड़े से सिंप्लीफाइड हो गए, इट मीन्स एग्जामिनर वांट्स यू टू पे अटेंशन टू दैट। ठीक है?
बट स्टिल आई वोंट बी सेइंग एनीथिंग मोर ऑन दिस। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि तुम यहाँ तक पहुंच जाते हो, दिस इज वेयर यू रीच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ना, चलो ठीक है कर ही लेते हैं, छोड़ना होगा तो देख लेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन सर तुम एक्सप्लेन करोगे एंड देन वी विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, देन विल मूव टुवर्ड्स द एसे वाला पार्ट। सर और नहीं तक यस यस दास बोलो बोलो। सर इस सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने में सर एक अप्रोच लेके ऐसे चले कि इफ देर इज एन ऑप्शन एंड इफ वी हम्म कांट प्रूव इट राइट, देन दैट हम्म डजंट मीन दैट वी कांट प्रूव इट रॉन्ग। मगर एक को अगर हम सही नहीं ऐसे प्रूव कर सकते तो उसको रॉन्ग भी तो नहीं प्रूव कर सकते, और अगर किसी हाँ चीज को रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते तो वो सही होगा। अरे जैसे कि सर, हाँ तो है कुछ ऐसा सही है। पहला वाला जो क्वेश्चन है, जो मतलब सेकंड वाला ही ऑप्शन अगर हो गया, पहला वाला क्वेश्चन दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो जो जिसमें उसमें हम उसको गलत नहीं प्रूव कर सकते कि हम्म नहीं होता है, तो अगर हम हम्म ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते कि नहीं होता है तो होता ही होगा। हम्म अप्रोच को लेके फर्स्ट स्टेटमेंट को। एक्चुअली व्हाट व्हाट द पैटर्न हेयर इज कि हर एग्जाम का ना एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है। हम इतनी डिटेल में चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते हैं, ये बात एग्जामिनर को पता है। ठीक है, तो जब वो इतनी डिटेल में किसी पर्टिकुलर चीज़ को दे रहा है, तो माई क्वेश्चन टू यू इज इट अ इज इट अ डिसाइडिंग फैक्टर? क्या वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा किसी भी उस चीज़ में? यस सर। नहीं नहीं, मतलब इस चीज़ का नो आएगा ना, कि अगर ये हमारी पहुंच से ही बाहर है, लिमिट से बाहर है, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, लेट अलोन हम इसका आंसर करेंगे। वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज उसके लिए तो नॉलेज चाहिए रिक्वायर्ड। एंड दिस गोइंग अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नॉट इन समवंस हैंड। गोइंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉट इन समवंस हैंड। वाई उसने देख, अभी मेरे को एक बात बताना, बाकी भी ध्यान देना भाई, ही ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुनो इस चीज को, अगर मैं इस क्वेश्चन की ही एंट्री थर्ड से लेता, अगर मैं इस क्वेश्चन को ही थर्ड से एंटर करता, तो क्या मैं कभी भी आंसर तक पहुंच सकता था? तुम इस चीज की आई थिंक अहमियत को थोड़ा सा इसको और अहमियत दो, इस पर्टिकुलर चीज को, और इसको ऐसा थोड़ा सा प्रायोरिटी दो कि यार सर ना बार बार इस एंट्री पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। मैं सेकंड से एंट्री लूंगा, तब जाकर मेरा थर्ड अपने ऑटोमेटिकली ठीक होगा। अगर मैंने एंट्री ही थर्ड से ले ली, तो लो ये आ गया अब हमारे सामने। अब सोचते रहो सेकंड के बारे में, वेदर इट इज और नॉट। तुम थर्ड पे डिसाइड नहीं कर पाओगे वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन वहीं का वहीं अटक के रह जाएगा। क्या अगर तुम्हारी एंट्री यहां से होती है, कैन यू फाइंड टेल मी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट? अगर तुम्हारी एंट्री इस थर्ड पॉइंट से हुई, तो तुम सोचोगे यार इसमें तो ये एक्ट भी दे रखा है, अमेंडमेंट भी दे रखा है, क्या पता ईयर गलत हो। सर एक्ट ठीक है, में जितना भी श्योरिटी होगा वो अमेंडमेंट का पार्ट जोड़ के अलग से उसमें गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, व्हाट इफ आई चेंज दिस, व्हाट इफ आई चेंज दिस पर्टिकुलर नंबर? ये 1967 हुआ तो देर आर चांसेस ना, आई कैन नॉट नेवर बी श्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सर मैं वही बोल रहा था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में है ये मालूम है, लेकिन वो अमेंडमेंट का कोई मालूम नहीं है, उसका डेट तो वेट दैट्स कैसे। इट, द हाँ वी आर स्टिक विद द सिचुएशन, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड ना regarding that. Has everyone got the the importance of the entry point in the question? हाँ, सर यस Yes, सर। sir. उसके बिना नहीं बात बनेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से एंट्री मिलनी है। इस सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। बॉन्ड यील्ड्स, कोई बॉन्ड का हमको पता है कि यार बॉन्ड पेपर वेपर है, मतलब है कुछ पैसे से रिलेटेड है, एक्स वाई जेड। ठीक है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय
इंडियन गवर्नमेंट इतना हेल्प नहीं कर पाएगा, बॉन्ड यील्ड्स इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा जितना वर्ड ये इन्फ्लुएंस अकेला कर पाएगा। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करेगा, कर देगा। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरे ये तो जब दूसरे का सेंट्रल कर रहा है तो अपना नहीं करेगा। करेगा नहीं करेगा इस पर्टिकुलर चीज में? हाँ सर जरूर करेगा। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, अच्छा आप रेट्स को ऊपर नीचे कर रहे हो, आप महंगाई को ऊपर नीचे कर रहे हो, अच्छा बॉन्ड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है? अगर पड़ गया तो बाई चांस मान लो ये पहले इसने इसको इम्पैक्ट करा, इसने इसको इम्पैक्ट करा, इसने इसको इम्पैक्ट करा, और इसने इसको इन्फ्लुएंस कर दिया इस पर्टिकुलर चीज को, चांसेस हैं कि ये बॉन्ड्स इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। Yes. हम्म यस सर। तो विल गो विद दिस इज आवर आंसर। सर जैसे कि हाँ बोल। ये भी हो सकता है ना, अगर किसी के अगर ये ऑप्शन ऐसे अरेंजमेंट में नहीं रहता, 2-3 रहता, तो वहां पर भी सर ज्यादा दिन मतलब लगता है कि व्हाई वुड अ सॉवरेन नेशन को सर इन्फ्लुएंस करेगा बाहर का बैंक। इकोनॉमी इज इंटरकनेक्टेड ना। ग्लोबल जब इकोनॉमी। हाँ 2008 का क्राइसिस लेमान ब्रदर बैंक्स और उनकी वजह से आया था ना, इफ यू नो अबाउट इट। 2007-8 का जो क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस जो था, वो यूएसए में बैठे लेमान बैंक्स की वजह से आया था, मान लो। ठीक है, अब उसने देख पूरे वर्ल्ड में क्या कर दिया। ऑयल क्राइसिस इन द वेस्ट एशिया, इट हैम्पर्स द होल वर्ल्ड। द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाई दिस G20 गॉट फॉर्म्ड, क्योंकि इनको पता था एक बैंक की गलती सभी बैंक्स को झेलनी पड़ेगी। दीज यूरोपियन यूरो एवरीथिंग दे आर व्हाट, दे आर कनेक्टेड, दे आर ऑल आर कनेक्टेड। तुम भूल गए, तुम चीज भूल गए जो मैंने तुम्हें बोली है। मैंने तुम्हें बोला है कि जितना ये इन्फ्लुएंस वर्ड तुम्हारे ऊपर काम करेगा ना, उतना इस पूरे क्वेश्चन में और कोई दूसरा वर्ड नहीं है जो इम्पैक्ट डालेगा। इट इज द इन्फ्लुएंस वर्ड विच विल हेल्प यू आउट द मोस्ट। कैसा इन्फ्लुएंस? 100% इन्फ्लुएंस? 0.00001% इन्फ्लुएंस? विच वन? आई टेक दिस। अगर हो गया तो यस ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, एंड विल रीच आवर आंसर। इसकी जगह तुम ये बोल देते ना कि अभिषेक कितने पैसे खर्च करता है, इससे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं कह देता हाँ ये भाई ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ये इस चीज को, इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को। ठीक है, दिस इन्फ्लुएंस वर्ड, इट इज सो ब्रॉड दैट यू कैन नॉट इवन कैटेगराइज इट। ठीक है, तुमने जैसे ये ना मूवीज देखी है, या तुमने ना लॉ वगैरह के जैसे लॉयर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जजमेंट्स हैं, तुमने कभी इनके बारे में एक पैटर्न नोट करा है यार? कम अ लिटिल बिट इन फ्रंट यार, द नंबर ऑफ ऑन कैमराज आर रिड्यूसिंग। कहाँ तुम अपने ब्रेकफास्ट में लग जाते हो? ठीक है, सुनो, तुम ये लॉ वगैरह के बारे में देखा है, चीज़ों के बारे में? सॉरी आई एम स्ट्रेचिंग इट आउट द मोर देन रिक्वायर्ड, बट इट्स ओके, वी नीड टू पिक अप अ पेस रिगार्डिंग दिस एज वेल। हाँ, लॉ वगैरह के बारे में देखा है? द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड दीज ऑल लॉयर्स एंड एवरीवन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि नहीं जी इस आर्टिकल में तो ऐसा लिखा है कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट की नहीं नहीं आप गलत समझ गए, देखो ध्यान से पढ़ो कि क्या लिखा है, कैन भी लिखा है, ऐसे करके बोलेंगे वो इस चीज को। तो एवरीवन इज सो स्ट्रेस्ड अबाउट द रिटन वर्ड एज इफ इट इज एवरीथिंग। ठीक है, if there is a word written, you must do it, you can do it, you should do it। क्या हर अब इसके आगे पीछे की पूरी स्टेटमेंट सेम है क्या? पूरा चेंज नहीं हो जाएगा इसका मीनिंग? यस सर। रिटर्न वर्ड की पावर है इंडिया में, इंडिया में नहीं बाहर भी ऐसी पावर है कि व्हाट इज रिटन। इसलिए ये लॉज इतने भारी भारी होते हैं सारे के सारे, बिकॉज एवरी डिटेल इज रिटन। डिटेल नहीं लिखी है तो इट इज नोन एज अ लूप होल। लूप होल का कौन फायदा उठाएगा? जो जो गिल्टी होने लग रहा है उसको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, नॉट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इफ देर इज दिस वर्ड रिटन ना, इट हैज अ मीनिंग।
सेवन्थ, घबराना नहीं है, जिसका मतलब इकोनॉमिक्स अदर वीक हो, इधर कुछ नहीं पढ़ना, ये करना है वो करना है, ठीक है, रमेश सिंह करना है, ये करना, कोई रमेश वमेश नहीं करना। विच वन ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स? क्या आइडिया लगता है इसका? आइडिया नहीं लगता तो वो बताओ कि क्या, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द स्टेटस ऑफ दिस क्वेश्चन? हम्म सर सेकंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। वाला वी नो कि इट इज करेक्ट ओनली फॉर एन ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस कैन बी इंक्लूडेड, इन वी फॉरेन हैव दिस एफडीआई। पैटर्न, इट मीन्स वन इज डेफिनेटली रॉन्ग, है ना? फिर सेकंड के बारे में हम क्या कह रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सेकंड वन? इट शुड बी करेक्ट सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस। ओके, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रहे हैं, कोई चीज़ फॉरेन से आ रही है डायरेक्टली और इन्वेस्ट होने लगी है, मैं तो ऐसे चल पड़ूंगा भाई, जस्ट आई गो बाय द वर्ड्स ओनली, ज़्यादा उस पर सोचने विचारने का अपना काम ही नहीं होगा उस चीज़ पे। ठीक है, चलो सेकंड के बारे में हो गया। और इफ़ यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, इस क्वेश्चन में कहीं से तुम कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। I would say global depository receipt will be the correct answer. अरे सिर्फ 3 ओनली? हाँ, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कैसे? करते हैं किसी कंपनीज की ओनरशिप को, एंड दे कैन बी कंसीडर एज अ एफडीआई। खुशी, यही तो प्रॉब्लम होती है। फिर थोड़ी देर पहले ये प्रीति वॉज डूइंग द सेम थिंग। रिलेटेड। मैं तक तुमको एक बात बताऊं, तो तुम्हें जिस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी ना, ठीक है, तुम उसमें बिल्कुल ऐसे इतना डीप चले जाओगे भाई, ये ऐसा लिख रखा है, तुम ये भूल जाते हो दैट दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टिल पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स पेपर। तुम ऐसा क्यों बोल गए कि ये सब्जेक्ट चेंज हो गया? इकोनॉमिक्स का पेपर बन गया? नहीं, ये उन प्रीलिम्स के बच्चों का ही है जिनको छोटी छोटी बातें पता है। हाउ शुड वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन? वी शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी। भाई आई हैव बीन रीडिंग इट फ्रॉम क्लास 6, सो मैटर व्हाट, स्टार्ट अगेन। लुक एट द लेवल, लुक एट द लेवल, वाई ग्लोबल डिपॉजिटरी, ये वर्ड ही मेरे सर पे मेरे को सब भारी भारी सा फील हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे ना 3 एरोज ड्रॉ करे, मैं उस पढ़ने के बाद तो हम कुछ भी कर लेंगे यार, पढ़ने के बाद की नहीं कह रहा मैं। आई एम सेइंग फॉरेन है, ठीक है, बाहर से कुछ है, डायरेक्ट है, ओके, डायरेक्ट आ रहा है, क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या चीज़ है? इन्वेस्टमेंट है। अब तो समझ जाओ मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। वो भी लाओ यार, 2-3 पैकेट डालने में वैसे तो। किधर इशारा कर रहा हूँ मैं? ये तो एक एक बार, एक बार पूरा दिन बन जाएगा, तुम एक बार बता दो कहाँ इशारा कर रहा हूँ, वेयर आई एम इवन randomly focusing on। जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, और मैं बार बार इन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। अब आंसर को ढूंढ के बताओ कि आंसर ये हो सकता है। सर फोर्थ ऑप्शन। सर क्या जो होगा उसमें? बॉन्ड्स हैं कर रहे कहाँ सर फोर्थ बॉन्ड्स? को आप नेगेट कर रहे हो सर इससे, फोर्थ को हाँ, नेगेट कर कैसे फॉरेन होगा करेंसी नेगेट? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्योंकि सर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, और क्या होगा फिर? देख, एक इसमें ना, ये कन्वर्टिबल, ये बॉन्ड्स अगेन, ये अपने लेवल से बाहर चली जाएंगी चीजें, सिंपल पे रहते ना। यस प्रीति, आई गॉट इट। सिंपल पे रहते ना, उसके अकॉर्डिंग बताओ कि ये हो सकता है। सर ऑप्शन भी चेक कर लीजिए ना, सेकंड ऑप्शन ठीक है हमारा। सेकंड ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, चलो ये कर दिया मैंने। पता नहीं सब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, लेट्स गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो फोर्थ, अगर फोर्थ तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्थ पूरा पूरी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्ट रूट के थ्रू का होगा। वो 100% भी एफडीआई हो सकता है, या फिर
उसे कम भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स है वो डायरेक्ट रूट के थ्रू नहीं है, तो फोर्थ तो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। अगर फोर गलत होगा तो सी और डी ऐसे ही चला जाएगा। यार तुम कितने इंटेलेक्चुअल हो, हैं? मैं तुम्हें होस्ट क्रिएट कर देता हूँ। हम्म, गलती हो गई सर। अरे नहीं, मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ इस चीज को, आई एम नॉट मेकिंग दैट। मतलब मैं सच में कह रहा हूँ इस चीज को कि तुम कितना दिमाग लगाते हो, मतलब मेरे पास तो नहीं है इतना। आई वाज जस्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन दोनों का मीनिंग नहीं पता? पर डिपॉजिट का नहीं पता, एक्सटर्नल डिपॉजिट। अरे मैंने एक्सटर्नल पे फोकस ही नहीं करा, मैंने वहां पे डिपॉजिट पे करा है इस चीज को फोकस। अब इसकी डिपॉजिट की कैटेगरी क्या है, इससे फर्क क्या पड़ता है बाबा? जैज, इससे फर्क क्या पड़ेगा? तुम डिपॉजिट कर लो, नॉन एक्सटर्नल कोई आके डिपॉजिट कर लेगा, नॉन रेजिडेंट तुम बाहर चले जाओ वहां से जाके डिपॉजिट कर दो। हाउ विल इट इम्पैक्ट? सर डिपॉजिट जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं आएगा। वो डिपॉजिट से आपने सिर्फ, इन्वेस्ट करा, आपने, अच्छा, तुम बैंक में डिपॉजिट करते हो, हाँ तुम इन्वेस्ट करके आए हो या डिपॉजिट करके आए हो? डिपॉजिट। आप ड्रॉप कर दीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा। जिना ड्रॉप करने वाला होता ना अभी तक बहुत पहले ड्रॉप कर देता। बाबा आई आई कैनॉट स्किप दीज क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और तुम पहले सर कैमरा ऑन करो। आइडिया नहीं है ऑप्शंस का। ना ना, यू, दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू टू थिंक अबाउट ना। मुझे ऐसा क्वेश्चन इतने मुश्किल से मिलेगा, एंड इफ आई स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट देन वी हैव नो पॉइंट ऑफ सिटिंग अराउंड। देख तुम अभी भी मतलब इतना वो करने के बाद भी ना यू आर नॉट रेडी टू गिव अप द थिंग्स, जस्ट सो स्टबर्न अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, यहाँ डिपॉजिट्स की बात चल रही है। क्लियरली ये इसका पार्ट नहीं बन सकता। अ डिपॉजिट इज समथिंग, तुम एक डिपॉजिट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है? जब मन करेगा तुम निकाल लोगे, स्वाइप करके, इंटरनेट ट्रांजैक्शंस के थ्रू तुम चीज़ों को कर लोगे। ये डिपॉजिट तुमने अपने लिए करे, किसी दूसरे के लिए नहीं करे एज ए इन्वेस्टमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? सोचना इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ना, थिंक अबाउट इट, बट डोंट यू डेयर ड्रॉप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतने छोटे छोटे, सिर्फ उन वर्ड्स पे प्ले करो जो बिल्कुल सिंपल हैं। मैंने एनसीईआरटी वाली बात क्यों बोली थी इस चीज के रिगार्डिंग? दैट इज द लेवल वी आर एक्सपेक्टेड टू प्ले आर गेम ऑन। सर इसमें बोल रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है, बट इसमें ये तो नहीं बोला ना कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो फोर इंस्टीट्यूशंस है। दैट कैन बी म्यूचुअल फंड्स इट और कैन बी समथिंग एनीथिंग। एल्स मैं जस्ट मैं तो नॉट सिर्फ कंसिडर एज इसको एफडीआई। देखा, मैंने सिर्फ इसको देखा। देख, एग्जैक्ट बताऊं कैसे सोल्व करा करा था, या ये बताऊं कि आगे भी अगर दोबारा आया तो कैसे सोल्व करेगा? हाँ, यहाँ देखा इन्वेस्टमेंट लिख रखा है, यहाँ देखा डिपॉजिट्स लिख रखा है। ओके, डिपॉजिट इज समथिंग दैट वी डू, एक कॉमन सेंस कहती है डिपॉजिट इज समथिंग नॉट रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट। कॉमन सेंस कहती है, ठीक है? आई गेट रिड ऑफ व्हाट, आई गेट रिड ऑफ दिस, आई गेट रिड ऑफ दिस। चार दे रखे हैं, तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ इस सेशन में? आई टोल्ड यू इट इज अबाउट माइंडसेट। डिड आई एवर टॉक अबाउट नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर सेशन? नॉलेज के लिए यार पूरा दिन होता है हमारे पास। ये चार ऑप्शन है, प्लीज थोड़ा सा इस पे फोकस करो मेरे साथ, बियर विद मी, ठीक है? चार ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर मैंने बी को सेलेक्ट कर दिया, डू नो द रिपरकशंस ऑफ दैट? हाँ, इट मीन्स थ्री ऑप्शंस वर रॉन्ग आउट ऑफ फोर। ऐसा 99.999% केसेस में भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर कभी भूला भटका कोई वो हो गया ना तो चल जाएगा। एंड यस, हाँ, एक से ज्यादा मिस्टेक नहीं देता है एक दो क्वेश्चन होता है जिसमें दो मिस्टेक्स डाल देता है एक क्वेश्चन के अंदर, यहां पर तुमने एक को फाइंड आउट करना है बस, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली गो टुवर्ड्स द समथिंग कि इसको ठीक करो इस पर्टिकुलर चीज को।
सर और ये भी तो हो सकता है, मतलब जो थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, सर उसमें उतना भी ज्यादा नॉलेज नहीं, मतलब ये क्या हुई थोड़ा क्लियर नहीं है। लेकिन सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा क्लैरिफाई आउट है कि ये ठीक हो सकता है। हाँ, ये तो वो हेल्प दोनों करेगा। ऑप्शन। दैट्स हाँ व्हाई ऑलवेज टोक इट। इस ये जैसे ये ऑप्शन दे रखा है ना, उत्कर्ष भी स्टार्टिंग में इसी को पॉइंट करा था, सेकंड वाले को। ना इस पॉइंट को समझना कि ये वाली जो चीज़ है, ये हमें और ज़्यादा श्योरिटी देगा। ओके, दैट दिस विल बी पार्ट ऑफ आवर आंसर। ये श्योरिटी देने के लिए बने हैं। ऐसा तो नहीं कि तुमने तुक्का मारा और फिर तुम आगे निकल के नहीं। जब आप ऐसे गेम प्ले करते हो, यू हैव टू बी इवन श्योर अबाउट कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही भी है नहीं है। ठीक है? तो तू ऐसे उसको छोड़ के भागने वाला काम मत करो, उस पर्टिकुलर चीज को। एट को सोल्व करो, लो जीना की बात होगी डन। विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? लुक एट द ऑप्शंस अरेंजमेंट फर्स्ट। अभी तुमको एक एक चीज कराना है। पहले तुम क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इसको देखो एक बार। देख लिया? ठीक है, कम टू दिस। यार मेरा पूरा प्लान तुम लोगों के रिगार्डिंग टू गो थ्रू द प्रीलिम्स विद utmost श्योरिटी, इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जीएस स्कोर और समथिंग। वो हो जाएगा। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ो। द इफेक्ट ऑफ devaluation ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली दिस। नाउ ये मैं तुमको अलग से बॉक्स अप कर रहा हूँ। ठीक है? अब बताओ, हु विल गिव इनसाइट इनटू दिस? सर एग्जाम्पल्स लेके दे सकते हैं। Do anything, but give me the insight into the question. कि okay, this could be the thing. सर This ट्रेड is the बैलेंस बैलेंस हो जाएगा सर, इम्प्रूव नहीं होगा। सर सेकंड ऑप्शन विल बी रॉन्ग हाँ। बिकॉज डिवैल्यूएशन होने से डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू तो वो गिर जाता है ना फॉरेन मार्केट में। Okay. What else? सर वन इज करेक्ट। सर थर्ड में लिखा हुआ है कि नेसेसरली इम्प्रूव, सर चांसेस आर देयर कि नहीं भी हो सकता है। Good. सो सर थर्ड हटेगा तो फिर बचेगा ए और बी। सर थर्ड। ये क्या लिखा है? कैसे होगा प्रीति ये चीज? द इफेक्ट ऑफ, ये इन्फ्लुएंस वर्ड यहाँ पर ये है, और बाकी का जो ये है, द इफेक्ट ऑफ डी वैल्यू। डी वैल्यू, वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है। डिक्रीज। ऑफ अ करेंसी डिक्रीज हुई है इस वाले पर्टिकुलर केस में। ठीक है? आप डी वैल्यू कर रहे हो, मतलब अपनी चीज को, अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो जब उसकी वैल्यू कम कर रहे हो तो मतलब उसकी क्या वैल्यू कम हो चुकी ना? ठीक है? अब मुझे ये बताओ, जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है तो अब फर्स्ट के साथ क्या होगा? सर कंपटीशन इम्प्रूव होगा। सही है फर्स्ट तो फिर। हाँ यार, फर्स्ट इज करेक्ट। आपकी वैल्यू कम होगी ना, तो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है, आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो उसके पैसे के इक्वल है, हाँ या ना? आपका यस। जो प्रोडक्ट है वो आपकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू के इक्वल है। हम्म? तो आप वैल्यू को गिरा दो तो प्रोडक्ट का भी प्राइस क्या है? कम कम हो हो गया। जाएगा। हम्म। तो अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो डोमेस्टिक जो एक्सपोर्ट्स आप करने लग रहे हो फॉरेन मार्केट में, आप सस्ते में माल बेच रहे हो। बिकेगा या नहीं बिकेगा? चाइना सर। हम्म। यस। बिकेगा बिल्कुल भाई, जाएगा वो। ऐसे आराम से करके इसको सोचना है कि ठीक है भाई बिकेगा, डन है, बिकेगा। इस पर्टिकुलर चीज में इंप्रूव्स द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है?
सर इंपोर्ट एक ट्रेड, माइनस इंपोर्ट एक तरह से, हाँ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। यस सर। मान लो, अब फिर मैंने देख दूसरा वर्ड क्या बोला, इट नेसेसरीली डज दैट। अरे सर तुमने नेसेसरी तुमने एक्सपोर्ट करना ज्यादा कर दिया शुरू, what if at the same point of time you are importing as well, more and more? हम्म, यस सर। तो क्या नेसेसरली ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा? No. आपका नो सर। एक्सपोर्ट अगर बढ़ा है इसकी वजह से, तो क्या आपका इंपोर्ट कम हो रहा है? नहीं, आपकी वैल्यू कम है। आपकी वैल्यू कम है तो आप जब बाहर से कोई सामान को खरीदोगे तो आपको पैसा ज्यादा लग जाएगा, ट्रेड बैलेंस में इम्पैक्ट आएगा। है ना? तो जरूरी नहीं कि वो इसको इंप्रूव करे। इंप्रूव करने का मतलब ये होता कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट की कम है। लेकिन डी वैल्यू करने की वजह से तो इंपोर्ट की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। अगर यस सर। एक्सपोर्ट की घटी है तो इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। Yes, sir. आई एम नॉट सेइंग कि अभी तुम्हें जिसको पता है वेल एंड गुड, मतलब गुड, यू आर नोइंग अबाउट दीज थिंग्स, बट मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं, दिस इज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी रिक्वायर। एक वो चाय पत्ती वाला जो क्वेश्चन था, ब्रेड बटर वाला, एंड अब ये वाला क्वेश्चन, बॉन्ड क्या यील्ड करते हैं, शेयर मार्केट होगा, भाई हमें नहीं जानना। सिंपल सा मैं तुम्हें बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। सर इस क्वेश्चन में नेसेसरीली की जगह अगर कैन होता तो थर्ड ऑप्शन हो सकता था ना उस केस में? कैन, अगर वो डाल दे तो फिर कुछ भी करवा लो, फिर तो मे बी 1 2 एंड 3 की तरफ बात चली जाएगी। वो ये बात कर रहा है कि ऐसा करने से तो ये तो होगा ही होगा, इम्पोर्ट तो कम होगा, ये वैल्यू कम है तो हम ज़्यादा क्यों नहीं। नहीं नहीं, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हुई है। आपके पास 10 रुपये, आपने 10 रुपये से एक ऑयल का बैरल खरीद लिया, ठीक है? आपने अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, ठीक है? जो काम 10 रुपये में एक ऑयल का बैरल खरीद सकता था, आपकी वैल्यू कम है, अब आपको 15 रुपये यूज करने पड़ेंगे इस ऑयल के बैरल को खरीदने के लिए, क्योंकि वैल्यू कम हुई है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? पहले 1 रुपी जो है वो 1 रुपी की तरह काम कर रहा था, अब 1 रुपी है, वो 0.50 पैसे की तरह काम करेगा। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? यस सर। सर इसको एग्जाम पे लेने से ज्यादा मतलब आसान हो जाता है। हाँ, वो ठीक है। अब तुम वो वर्ड्स के साथ खेलना पसंद करते हो एग्जाम्पल के साथ, वो तो डिपेंड करेगा। मैं बस तुम्हें पॉइंट बता देता हूँ, जो मैं पॉइंट यहाँ पर रख रहा हूँ वो ये, कि अपनी इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक्स रखना, ठीक है? ये पीटी और ये सीटी और ये सब कुछ नहीं करना। थर्ड को देखने की नीड ही नहीं है। हाँ, 1 के साथ वो थर्ड अवेलेबल ही नहीं है बाबा, 2 अवेलेबल है उसके साथ, सिर्फ 2 देख लो या ना देखो, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट थर्ड इज आउट ऑफ द गेम देन। गेटिंग द पॉइंट? सर ठीक है। ऑप्शन 1 में हाउ सर बेनिफिट कैसे करता है सर डिवेल्यूएशन में उनको? तो क्या जैसे चीज? चाइना करता है ये प्रैक्टिस, तो सर उन लोगों को फायदा कैसे होता है? तुम चाइना में बैठे हो, ठीक है? मैं इंडिया में बैठा हूँ, ओके? तुम 10 रुपए का कोई भी सामान बेच रहे थे, ओके? तुम अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दो, आपकी जो करेंसी की जो पावर है ना, वो कम हो गई, ठीक है? तो जो मेरे पास जो अब मेरी जो करेंसी है, मेरी करेंसी के रेफरेंस में तो मेरी की पावर बढ़ गई ना, जब आपने अपने आप कम करी यस सर। तो मैं अपने पैसे से आपकी चीज़ों को ज़्यादा खरीद सकता हूँ, तो तुम ज़्यादा मुझे बेच पाएगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएगा, ठीक है? इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, करते हैं प्रीति, करते हैं। फ्रिक्शन आने पे ना भागा मत है बिल्कुल भी। 2 क्वेश्चन और करेंगे चाहे कितना ही डिफिकल्ट हो। यस, 9th। चलो एटलीस्ट आई नो नाउ वेयर द फ्रिक्शन लाइज। अभी तक तो ओके ओके रिपोर्ट चल रहा था, हाँ ये इसका यूज, नाउ आई एम लुकिंग एट इट।
तो क्या ब्लंडर करते हैं ना तुम में से कुछ लोग इस चीज के बारे में। स्टेटमेंट का साइज देख, बड़ा दे रखा है। व्हाट डज इट मीन? पढ़ो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि कोई इंपॉर्टेंट टर्म छिपा हुआ है नहीं। इजी। ये बताओ एंट्री कहाँ से मिलेगी? इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। तो ब्लैक मनी तो बढ़ रहा है, ठीक है। हैज बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्या होगा इसका? यस, डी, एंट्री पॉइंट डी है सर, लॉस होगा सर। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ठीक है। इजी बता दिया, फटाफट आंसर भी है कि ब्लैक मनी क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हम टैक्स को इवेड कर रहे हैं। टैक्स इवेड कर दिया तो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, किसको होगा? स्टेट एक्सचेकर को होगा। बाकी भी सर सारे रीड कर सकते हो। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ज्यादा सिंपल ऑप्शन होगा। सिंपल। हमेशा स्टेटमेंट का अगर साइज इंक्रीज हो जाता है तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आधे स्टूडेंट्स को तो दिमाग इससे बिल्कुल अपोजिट काम करता है। दे सी द बिग क्वेश्चन, दे आर लाइक ना ना ना, निकलो 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 यहाँ से निकलो। Do you remember how many of you have seen that particular question, Internet of Things, Yes, sir. प्रीवियस when it came for the first time? Have you seen the size of the statement? It was a Yes, sir. complete paragraph. ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे। बताओ क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा भाई, सिंपल है वो। Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? ये पूरा Most inflationary का मतलब तुम ही बता दो तो ठीक रहेगा। प्रीति, स्टिक विद द आंसर्स, है ना। सर जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशनरी का मतलब यहाँ क्या होगा वो बता दो सर बस। बेसिकली ज्यादा पैसा आ जाएगा हाथ में पब्लिक के। ओके, चलो। मोस्ट इन्फ्लेशनरी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा ना, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। सर महंगाई बढ़ गई ना, ये यस सर सर मोस्ट डिमांड इन्फ्लेशनरी। इंक्रीज हो जाएगी। इन्फ्लेशन वर्ड इज रिलेटेड विद व्हाट? एक वर्ड में बोल दो। प्राइस लेवल्स। राइज इन प्राइस, प्राइसेस सर। प्राइस इन प्राइस। राइजिंग प्राइसेस, यही होगा। यस सर। ठीक है, बस ये इतना ही पूछ रहा था। अब इसमें देख, सी आई हैवंट रिटन एनी डिमांड है कुछ और नहीं, देर इज नथिंग रिटन। स्टे, आई एम आस्किंग यू, विल स्टे विद द बेसिक्स, स्टे विद द बेसिक्स, कहीं नहीं गए तुम्हारे। बताओ किस चीज से ये चीज होने वाली है? सर ऑप्शन डी। डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी से सर। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। बाकी वेनेजुएला इनको का है रीड सर। भी कर लो यार, यू आर जस्ट गोइंग विद द आंसर्स, आई डोंट लाइक दैट, नॉट कूल। बीइंग लाइक बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, सर ठीक है। ये तो बोरोइंग फ्रॉम पैसा बैंक्स, मिलेगा। पब्लिक तो टू कहीं से फाइनेंस। आ जाए, बोरो तो कर ही रहा है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ठीक है, उन्होंने नाउ दे आर व्हाट डूइंग द प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, ठीक है, टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। इसका मतलब समथिंग इज, मनी इज बीइंग एडेड टू द इकोनॉमी, राइट। यस सर। मनी इज एडेड टू द इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो मनी की जो सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है उसके साथ क्या होगा? दैट विल इंक्रीज। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो सब भागेंगे इधर उधर, एंड दिस विल लीड टू द प्राइस राइज, ठीक है। चलो, स्विचिंग नाउ।